12 के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो देखे, उसमें आपको पवन भूतिका जो आपके काव्यखंड का पहला पाठ है वो मैंने पढ़ाया है। आशा करता हूँ आप लोगों को सभी छंद समझ में आए होंगे, और यदि नहीं आए हैं तो अभी फिर भी मैं कहूँगा कि दोहरा लीजिए और समय रहते मुझसे पूछ लीजिए। एक जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पवन भूतिका के ठीक बाद मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊँगा। फिर आपसे यह बात भी कही गई है, आप नोट्स बनाते रहिए। कुछ लोगों ने समस्याएं व्यक्त की हैं नोट्स बनाने में कि किस तरह से वो अभी अपना काम करें, जब लॉकडाउन के चलते दुकानें ना खुलने के कारण नई कापियाँ नहीं मिल पा रही हैं। एक समस्या का समाधान मैंने इस प्रकार बताया था कि आप अपने रफ वगैरह में नोट्स करते रहिए। फिर भी मैं कहता हूँ, आपके पास हिंदी जो 11वीं कक्षा की कापियाँ हैं उसी में आप लोग अपना 12वीं कक्षा का नोट्स बनाते रहिए। यह आदेश विद्यालय प्रबंधन से आया है, कोई भी कहीं भी आपत्ति नहीं करेगा जुलाई में जब कापियाँ देखी जाएंगी। ध्यान दीजिए, जुलाई में जब भी आपका स्कूल खुलेगा, हो सकता है जुलाई से कुछ पहले भी खुल जाए, तो सबसे पहले आपकी ये कापियाँ देखी जाएंगी जो आपको ऑनलाइन वीडियोज़ के माध्यम से निरंतर पढ़ाया जा रहा है। पुरानी कापियों में नोट्स बनाने का एक और तरीका आप सीख जाइए कि आपकी जो हिंदी की कापी थी आप उसी में हिंदी की कापी बनाएंगे, अंग्रेजी की कापी में ही अंग्रेजी लिखेंगे, विज्ञान में ही विज्ञान लिखेंगे, गणित में ही गणित लिखेंगे। ऐसा ना हो पता चले पिछले साल मैथ की कापी थी, इस साल वो अंग्रेजी की हो गई, पिछले साल फिजिक्स की कापी थी, इस साल वो हिंदी की हो गई। ऐसा नहीं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ सभी बच्चे हमारे यहाँ जितने भी थे सबने अच्छे से 2-2 कापियाँ कम से कम हिंदी में बनाई थी, एक गद्य खंड की और एक काव्य खंड की। तो जिस खंड की कापी पिछले साल थी वही खंड इस साल भी उसमें लिखा जाना चाहिए। काव्य खंड आपने पढ़ लिया है। अब मैं आपको इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और काव्य साहित्य का इतिहास दोनों ही मैं पढ़ाऊंगा अपने इन वीडियोज के माध्यम से। पहला भाग आज से हम शुरू कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के बारे में पहले जान लें, फिर गद्य साहित्य का इतिहास और काव्य साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले हिंदी है क्या, हिंदी का विकास कहाँ से शुरू हुआ, हिंदी आई कैसे प्रचार में, और इसके बाद फिर खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे हुआ, खड़ी बोली कहाँ से शुरू होती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे से। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी गद्य का स्वरूप क्या है। आप लोग इसको लिखते रहिएगा। मैं पहले इसके विषय में जो भी जानकारियां हैं वो आपको संक्षेप में दूंगा। इसके बाद अपने ही वीडियोस के ही माध्यम से आपको हर दिन कुछ प्रश्न उत्तर मैं दोनों लिखवाता चलूँगा, आप उसके उत्तर भी लिखते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं कोई नोट्स बना करके या किसी किताब की मैं कोई भी कॉपी भेजने वाला नहीं हूँ आपके चैनल पर। मैं जो भी होगा इन वीडियोस के माध्यम से ही दूंगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो मैंने पिछले दिनों एक PDF में बुक भेजी थी आपकी, उस बुक से आपको कुछ नहीं लिखना है। वो केवल इसलिए थी कि आपको जो ना मिल रहा हो वो उसमें ढूंढिए। कुछ लोगों के पास किताबें नहीं थी, वो उससे सहायता लें, क्योंकि वो पुरानी प्रति है, राजीव प्रकाशन की किताबों की वो बहुत पुरानी प्रति है, जिसमें आज का जो आधुनिक पैटर्न है, आधुनिक सिलेबस है, ये मिलना कठिन है। इसलिए आपको वीडियोस पढ़ने ही होंगे, सभी वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी गद्य का स्वरूप क्या है। ये हमारा जो गद्य साहित्य का इतिहास शुरू हो रहा है, ये है हिंदी गद्य का स्वरूप। देखिए, रा अक्षर पर जब बड़ा की मात्रा लगाते हैं तो उसको ऐसे करते हैं, इससे थोड़ा स्पष्ट है, 2 बार लगाते हैं उसको। ठीक है, अब ध्यान देते हैं हम लोग, ये है हिंदी गद्य आया कहाँ से, इसको शुरू किसने कर दिया।
क्या पहले से ही था जब मानव संस्कृति आई, या उसके बाद में आया, कब आया? हिंदी का गद्य उदय कहाँ से हुआ, इसके बारे में। गद्य है क्या, पहले इसकी परिचय हम लोग लेते हैं। ध्यान दीजिए, गद्य और काव्य की जो विषय वस्तु है, इसकी भाषा, इसकी जो शैली है, इनमें बहुत ही अंतर है। बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा आपको हिंदी गद्य में और हिंदी काव्य में भी। सबसे पहले हम गद्य की बात करें, एक मिनट। गद्य की एक पहचान है। इसमें हम अपने विचार, ज्ञान विज्ञान, इतिहास, दर्शन, खोजें अपनी, इन सबको एक निश्चित, सुगठित और सुव्यवस्थित रूप में सीधे तौर पर सरल शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं। कुछ गद्य कठिन भी होते हैं, इसलिए मैंने सरल शब्दों में भी कहा। इसमें आप सीधे सीधे अपनी बात कह सकते हैं। जबकि काव्य के विषय बहुत विस्तृत भी हो सकते हैं। काव्य संपूर्ण रूप से वास्तविक भी नहीं हो सकते हैं, कल्पनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन गद्य प्रायः वास्तविक ही लिखी जाती है। मन की व्यथाएं हों या सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, किसी भी प्रकार के विचार हो, किसी भी समाज से संबंधित कोई भी लेख हो, वो वास्तविक धरातल पर गद्य में लिखा जाता है। देखिए, गद्य में हमारे दैनिक क्रियाकलाप भी लिखे जाते हैं। काव्य लिखेंगे शायद कहीं ना कहीं कुछ कल्पनाशील हो जाए। गद्य में अपने भावों और विचारों को प्रकट करना प्रायः सरल होता है। जैसे कि मैं अपने भाव जो कह रहा हूँ, ये सरल है, लेकिन अब इसी को काव्य में करना पड़े तो मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या लिखूं। आपने हाई स्कूल में पढ़ा है पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी को, क्या लिखूं, तो सोचना पड़ेगा भाई क्या लिखें, कैसे कविता बनाएं। गद्य में कुछ नहीं करना, जो भी आया मैंने सब बोल दिया। ये गद्य का स्वरूप होता है। गद्य सहज होता है, बोधगम्य होता है, ऐसा होता है जो आसानी से समझ में आ जाए। हम इसमें अपने सारे विचार, सारे क्रियाकलाप, सारी खोज, सारे ज्योतिष, गणित सब कुछ लिख सकते हैं, सारे दर्शन, सारे इतिहास लिख सकते हैं। काव्य इसकी अपेक्षा कठिन होता है। फिर यह छंदबद्ध नहीं होता, छंदों की जो परिधि है उससे ये मुक्त होता है। इसलिए गद्य की एक सीधी सी परिभाषा है कि लय, ताल, छंद और तुकबंदी। तुकबंदी मतलब जैसे जब कविता लिखी जाती है तो उसके अंतिम शब्द जो होते हैं एक समान उच्चारण वाले होते हैं। जैसे आप चौपाई पढ़ते हो कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सु दशरथ अचिर बिहारी, तो उसमें हारी, इसमें बिहारी बराबर मिलेगा दोनों लाइनों में। कोई दोहा पढ़ते हो, उसके भी अंतिम शब्द जो है समान उच्चारण करते हैं। गद्य में ऐसा नहीं, ये छंद से मुक्त है, ये लय से, इसकी कोई राग नहीं है, इसमें कोई तुकबंदी नहीं होती है। ठीक है, तो लय, ताल, छंद और तुकबंदी के बंधनों से मुक्त स्पष्ट धारा प्रवाह लिखी जाने वाली रचना को गद्य कहते हैं। ये आपका गद्य है। गद्य का निर्धारण इस तरह होता है। अब हिंदी गद्य क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि तुक, छंदबद्धता, अलंकारिकता आदि से मुक्त रचना ही गद्य कहलाती है। कभी कभी कुछ विशिष्ट लेखकों के द्वारा ऐसे प्रयास किए गए हैं जिससे गद्य में भी कहीं ना कहीं शब्द सौष्ठव अर्थात शब्दों की सुंदरता समाहित हुई है, किंतु ऐसा बहुत ही कठिनाई से मिलता है। या फिर जो बहुत ही अतिशय उच्च कोटि के लेखक रहे हैं उन्होंने ऐसे कुछ शब्द लिखे हैं। अन्यथा यह भाषा बड़ी सरल है, सभी के लिए सबसे आसान है, इसको हर व्यक्ति लेखक बन सकता है। प्रायः चिंतन करना कठिन है, लेकिन अपने मन के कोई भी भाव लिख करके हर व्यक्ति लेखक बन सकता है, कभी बनना कठिन है। ठीक है, हम जैसे हम सुबह उठे, सुबह से शाम तक हमने क्या किया, अपने सारे क्रियाकलाप लिख दिए तो भी आप लेखक हो गए। आप कहीं यात्रा वर्णन लिख रहे हैं, सीधे सीधे उसको
तो वैसे ही लिख दिया, आप लेखक हो गए, लेकिन आप उसको कविता के रूप में लिख पाएं ये थोड़ा कठिन है। इसलिए कवि बनना कठिन है, लेखक बनना थोड़ा सहज है। लेखन भी सहज है, काव्य करना कठिन है। देखते हैं हिंदी शब्द का क्या अर्थ है, हिंदी भाषा कैसे बनी है। यही शब्द का अर्थ होने मतलब देखिए मैं आपको बताता हूँ हिंद और हिंदू और हिंदी कैसे। एक छोटा सा जो मैंने पढ़ा है आपको भी पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आप जानते हैं कि भारतीय सभ्यता का उदय जो था वो सिंधु घाटी में था। भारतीय सभ्यता जो आज की हमारी सभ्यता है ये कहाँ से उदित हुई? सिंधु घाटी से। सिंधु नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से आपने इसको पढ़ा होगा। फिर जो भारतीय लोग थे यही लोग सैंधव कहे जाते थे। ध्यान दीजिएगा, यही लोग सैंधव कहे जाते। फिर होता क्या है, जो सिंधु के तट पर सिंधु के स्थान पर रहे वही सिंधुस्थानी। सिंधुस्थानी था शब्द है, जैसे हिंदुस्तान कहते हैं ये शुद्ध नहीं, संस्कृत में क्या है हिंदुस्तान है, तो सिंधुस्थानी सैंधव शब्द था। अब ये उस समय के बाद आर्य लोग थे भारत में। फिर कौन आए? यवन आए, फारसी भाषा आ गई। अब आप देखिए जो हिंदी भाषा का ये सा है, ठीक है, फारसी में इसको इस तरह से लिखा जाता था, हा की तरह। पूरी तरह तो आज के हा की तरह नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा मिलता जुलता होता था, क्योंकि मुझे तो उतना फारसी का ज्ञान नहीं, लेकिन जो पढ़ा मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग भी जानिए। देखिए हमारा सा उनका हा था और उनका हा हमारे लिए हा था, उनका मतलब जो सा था वो हमारे लिए हा। थोड़ा कंफ्यूज होने वाली बात है। आप लिख रहे हैं सा, उन्होंने क्या लिखा? हा। हमारी भाषा का हा, उनकी भाषा का सा, हमारी भाषा का सा, उनकी भाषा का हा। तो जो हमारा सैंधव था भारत में, इसे जब पारसियों ने लिखा, उन्होंने मतलब फारसियों ने लिखा, मुगलों ने लिखा, फारसी तो ईसाई थे मुगल, उन्होंने इसी सैंधव शब्द को, जैसे सिंधु था, उन्होंने इस तरह से जब लिखा इसको, तो उनकी भाषा में ये हिंदू हो गया। अब ये उन्होंने तो सिंधु ही लिखा, लेकिन हमारे यहाँ पे पढ़ने के लिए क्या हुआ, हमारा चूंकि ये अक्षर हम लोग हा ही पढ़ते हैं, इसलिए इसको हमने हिंदू पढ़ दिया। भाषा का अधिक प्रसार हुआ, बीच में आप जानते हैं मुगल काल आ गया, तुर्कों का राज था, तो सैंधव का हैंधव हो गया, ठीक है, सिंधु से हिंद हो गया। यही सिंध बदलकर सिंधु से सिंध और सिंध से बदलकर हिंद हो गया। हिंद से सैंधव से हिंदू, हैंधव, हिंदुस्तान ऐसे हो गया। स्थान शब्द हमारा अपना संस्कृत का स्थान शब्द जुड़ा, स्थान से जुड़ करके हिंदुस्तान हो गया। आज भी संस्कृत में हिंदुस्तान ही लिखा जाता है, न कि हिंदुस्तान लिखा है। तान का कोई अर्थ नहीं होता। संस्कृत में आज भी पाकिस्तान को भी पाकिस्तान ही लिखा जाता है। उर्दू में पाक माने होता है पवित्र और स्थान माने होता है जगह, तो पाकिस्तान माने पवित्र जगह। लेकिन अभी अलग बात है कि पाकिस्तानी नालायकों ने उसको तो गोबर बना दिया है, वो उससे अपवित्र दुनिया कोई जगह ही नहीं रहेगी, ठीक है, दुनिया सारी बुराइयां हुई है। खैर ये मेरी चर्चा का विषय नहीं है। तो यही सिंध का बदला हुआ रूप, इसी से आप अपभ्रंश करके ये हिंदू और हिंदुस्तान में है। तो जो सिंधु के रहने वाले लोग थे वो हिंदू कहे जाने लगे, वही स्थान हिंदुस्तान था, और इनकी भाषा ही क्या हुई? हिंदी हो गई। जो सिंधी थी वही हिंदी हो गई। इस तरह से हिंदी भाषा आई। अब आगे इस पर चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या जुड़ा, ठीक है। अब इसका स्वरूप जो था ये बदल करके हम लोग हिंदी गद्य का विकास करेंगे। हिंदी गद्य का विकास का नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, जो भी इसमें बताया जा रहा है आप संक्षेप में उसको लिखने का प्रयास कीजिए। हिंदुस्तान का प्रकरण नहीं लिखेंगे, बस गद्य की परिभाषा आपको लिखनी है। गद्य का स्वरूप क्या है इसमें आप लिखेंगे कि अपने दैनिक क्रियाकलापों, ज्ञान विज्ञान, कथा साहित्य, अपने मौलिक विचारों, अपनी खोजें, इतिहास और दर्शन को लिखने का सबसे सरलतम माध्यम क्या है? गद्य है।
छंद, लय, ताल और तुकबंध के बंधनों से मुक्त होता है। इसे आप स्वेच्छानुसार जैसा चाहे लिख सकते हैं। कुछ विशिष्ट विद्वानों ने इसमें अलंकार की शैली का प्रयोग किया है, वस्तुतः अलंकार नहीं। ठीक है, फिर आता है हिंदी शब्द का अर्थ। हिंदी शब्द जो है, हिंदी भाषा जो है, इसको हम 3 रूपों में प्रयोग करते हैं। अब ये भी इसके स्वरूप के ही अंतर बताया जाएगा। हिंदी के 3 रूप हैं। 3 रूप क्या है? पहला, जो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं, ये है आपका हिंदी शब्द भाषा का पहला रूप। व्यापक अर्थ में हिंदी 8 बोलियों से मिलकर के ही बनी है। ठीक है। दूसरा रूप इसका क्या होता है, जिसमें हम इतिहास वगैरह लिखते हैं। आप देखिए, इतिहास भूगोल की चीजें जो हैं, दर्शन के जो विषय हैं, उसमें अंग्रेजी शब्द भी हैं, संस्कृत शब्द भी हैं, बहुत से शब्दों का कई भाषाओं को मिला करके उसको दूसरा जो है वो इतिहास है। इतिहास में कई तरह के शब्द भी हो सकते हैं, शुद्ध हिंदी नहीं होती ऐतिहासिक साहित्य में। लेकिन जो तीसरा है शुद्ध साहित्य, ये हिंदी का सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक है, हिंदी का सबसे शुद्ध रूप यही है, शब्द साहित्य। इसे आप ध्यान दीजिए, जो साहित्य इतिहास आपको 11 में पढ़ना है, ठीक ठीक वही 12 में है। अर्थात जो आप 12 वाले पढ़ रहे हो, यही 11 वालों के लिए भी है। इसलिए इस वीडियो को 11 और 12 के सभी छात्र लिखें, देखें और लिख करके अपना नोट्स बनाइए। फिलहाल ध्यान दें, तो ये 3 रूप आपकी हिंदी के हैं। पहला जो हम बोल रहे हैं, टूटी फूटी भाषा, इसमें थोड़ा सा सुधार करके इतिहास, दर्शन वगैरह लिखते हैं। दर्शन माने जो आपके 6 तरह के मत हैं 6 विद्वानों के, उस पर। फिर तीसरा शुद्ध साहित्यिक रूप, जिसको संस्कृत निष्ठ रूप में लिखा गया कि तनिक भी कहीं गलती ना होने पाए, अक्षर मात्रा पद का कोई भी भेद ना होने पाए। इसके बाद हम आते हैं हिंदी के उन प्राचीन 8 बोलियों पर, जिनसे मिल करके हिंदी खड़ी बोली का रूप निर्धारित किया गया है। आपका प्रश्न होगा कि हिंदी किन 8 बोलियों के मिश्रण से बनी है? 8 कौन सी बोलियां हैं? भाषाएं की 8 कौन सी बोलियां हैं जिनसे मिल करके हिंदी बनी है? पहला देखिएगा, मैं लिख देता हूं। आठ बोलियां कौन कौन सी हैं? पहली आपकी है ब्रज भाषा, दूसरी है खड़ी बोली। खड़ी बोली उस समय भी थी, लेकिन इतनी शुद्ध नहीं थी जितनी आज। आज उसी खड़ी बोली को ही इन सारी 8-7 बाकी की भाषाओं को जो भी मैं लिखने वाला हूँ मिला करके खड़ी बोली को अलग से शुद्ध कर दिया गया और इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया, इसलिए भाषा हो गई। देखिए, बोली और भाषा के बारे में आपने पढ़ा होगा। जब कोई भी भाषा, कोई भी ध्वनि जो है, बोली है, किसी एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाए तो उसको बोली कहते हैं, और जब वही बहुत विस्तृत क्षेत्र में बोली जाए तो भाषा कहलाती है। जैसे हमारी अवधी बोली जो है, आज के समय में अवधी को भी भाषा का नाम दे दिया गया है। अवधी भाषा में तुलसीदास और जैसे विद्वानों ने रचनाएं लिखी हैं, इसलिए अवधी भी बढ़ गई है। फिलहाल बहुत सी बोलियां हैं बुंदेलखंड वगैरह की, जो क्षेत्र में ही विशेष में बोली जाती है। जैसे आप देखिए, बस्ती जिले में हम लोग हैं, हमारे यहाँ की जो ग्रामीण भाषा ये अलग है, गोंडा की अलग है, सुल्तानपुर की अलग है, फैजाबाद वालों की अलग है, थोड़ा बहुत अंतर गोरखपुर वालों की अलग है। इस तरह से जो ये क्षेत्र विशेष की भाषाएं ये बोली कहलाती हैं, और जो पूरे भारतवर्ष में बोली जा रही है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में बोली जा रही है, वहाँ की भाषा कहलाती है। तो हम लोग देखते हैं ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। बुंदेली अर्थात जो बुंदेलखंड में बोली जाती है, हरियाणवी जो हरियाणा में बोली जाती है उस क्षेत्र में, ठीक है, पंजाब हरियाणा के आसपास। कन्नौज के क्षेत्र में जो बोली जाए वो कन्नौजी, ठीक है। इसके अलावा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्या है? अवधी, जो हम लोग बोल रहे हैं, अवधी,
बघेली, ये कुछ दक्षिण के मध्य भारत के क्षेत्रों में है। और जो छत्तीसगढ़ी जो आपकी 8वीं भाषा है, ये है छत्तीसगढ़ी। आप जानते हैं बिहार के लोग जो भोजपुरी बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बिहार का ही कटा हुआ भाग है, यह वही की भाषा है। बिहारी भोजपुरी जो है वो लगभग हमारी ब्रजभाषा से कुछ मिलकर, कुछ खड़ी बोली से और अवधी से मिलकर के ही बनती है। तो इन 8 बोलियों का मिला जुला जो रूप है, यही क्या कहलाता है? हिंदी। हिंदी भाषा में इन 8 बोलियों का समाहार है। ठीक है, इस तरह से आप देखिए कि ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 8 हो गई है ना। हाँ, इनको मिला करके हिंदी का रूप है। 3 उपभाषाएं भी हैं। ठीक है, एक मिनट। देखिएगा इन्हीं का थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। 3 उपभाषाएं, 8 बोलियां थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 3 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पहला राजस्थानी, दूसरा पहाड़ी, अर्थात जो पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती थी, थोड़ा सबसे अलग ये अटपटी सी भाषा जो सुनने में बड़ी मधुर है, लेकिन ना समझने वालों के लिए केवल भाषा का विषय थोड़ा अच्छी है। और तीसरा जो वही छत्तीसगढ़ी जिससे निकल करके आई है, वही बिहारी भाषा, भोजपुरी जो आपकी है, ये भी एक भाषा ही है, उपभाषा है, मुख्य भाषा नहीं है, क्योंकि इसका क्षेत्र भी पूरे बिहार तक ही है। इससे बाहर कुछ ही लोग अपने हम लोगों के क्षेत्र में भी कुछ लोग ऐसा शब्द प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए इसका बहुत अधिक क्षेत्र विस्तृत नहीं हुआ। इसी कारण आपको जैसा मैंने बताया, अवधी की बात ले लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में मिला जुला कर बोली जाती है, इसलिए अवधी साहित्य, अवधी भी भाषा बन गई है। ब्रजभाषा तो एक भाषा है, भाषा शब्द ही इससे जुड़ गया है। अब आप देखिए, दिल्ली और मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में जो भाषा सबसे अधिक प्रचलित थी वो क्या थी? दिल्ली और मेरठ, इनके क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित जो भाषा थी वो थी खड़ी बोली। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं इसको, इधर से लिखा करके खड़ी बोली। यही खड़ी बोली जो है, इसको इन सारी भाषाओं में समेट दिया गया। इन 8 का मतलब कि इसमें बाकी की ये जो 7 हैं, इन सबके अंश उठाकर इसी एक भाषा में रख दिए गए। इन 3 भाषाओं का ज्ञान भी इसी में ला दिया गया। सर्वप्रथम भाषा जो मातृभाषा संस्कृत है, इसके शब्दों का समाहार भी ला करके इसी खड़ी बोली में कर दिया गया, और तब यह एक विस्तृत भाषा के रूप में बन करके हमारे सामने आई, जिसको आज हम लोग हिंदी भाषा के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये हमारी हिंदी भाषा है। अब आप लोगों का जो नोट्स होगा उसको ध्यान से सुनिए। गद्य की परिभाषा मैंने बता दी है। आप हेडिंग बनाएंगे हिंदी भाषा का तात्पर्य या हिंदी भाषा का अर्थ, फिर लिखेंगे मुख्य रूप से 8 भाषाओं के मेल से बनी हुई भाषा है हिंदी, या हिंदी भाषा का निर्माण 8 बोलियों से और 3 उपभाषाओं से मिलकर के हुआ है। ये 8 भाषाएं भाषाएं में जो 8 बोलियां हैं, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 8 बोलियां, और राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, ये 3 उपभाषाएं संस्कृत के कुछ शब्दों के साथ, संस्कृत की शैली के साथ समन्वित जब कर दी गई, एक में मिला दी गई, तो खड़ी बोली को ही सर्वश्रेष्ठ रूप मिला। और यही जो आज है आधुनिक हिंदी भाषा जो आती है वही है खड़ी बोली। ठीक है, ये जो आज की हिंदी है इसको हम आधुनिक हिंदी भी कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में जो हिंदी थी, जैसा कि मैंने बताया कि जो सिंध के क्षेत्र में बोली जाती थी, वही सिंधी, वही हिंदी भाषा कहलाने लगी थी। और उस हिंदी भाषा का जो सबसे पुराना रूप है वो 2 भाषाओं में मिलता है, एक राजस्थानी में, एक ब्रज भाषा में।
अर्थात आप लिख सकते हैं कि हिंदी भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप राजस्थानी भाषा में मिलता है, इसके बाद ब्रज भाषा में मिलता है और इसके बाद मैथिली भाषा में भी मिलता है। ठीक है, मैथिली क्या, मिथिला का क्षेत्र जो नेपाल के आसपास है, आज के समय में मिथिला ही पूरी की पूरी नेपाल में पड़ गई है, तो वह जो है आपका मैथिली भाषा थी। ठीक है, ये इस तरह से तीन भाषाएं जो हिंदी साहित्य के प्राचीनतम स्वरूप का बोध कराती हैं, जिससे हिंदी साहित्य का पुराना रूप जो मिल रहा है वो इन तीन भाषाओं में, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा और मैथिली भाषा में मिलता है। इसके बाद आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, आगे जो है आपका ब्रज भाषा, मैथिली भाषा और राजस्थानी भाषा से हिंदी का बोध कैसे हुआ, क्या क्या रचनाएं कौन कौन सी किन लेखकों की हमको मिली हुई हैं, जिनसे हम मानते हैं कि हिंदी का गद्य आरंभ उस समय में हो गया था इन भाषाओं के माध्यम से। इसको हम लोग अगले वीडियो में कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, थोड़ा थोड़ा पढ़िए क्योंकि नोट्स भी बनाने हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, पढ़ते रहिए।